नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 218 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। तो इस मंदिर के परिसर से 1323 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो हमको ये बताता है कि इस मंदिर का निर्माण कच्छप राजा देवपाल ने करवाया था और देवपाल का शासनकाल था 1055 से 1085। ठीक है, ठीक है। तो जो ये अभिलेख मिला है, ये मिला है 1323 का, और इसका निर्माण कच्छप कच्छप राजा देवपाल ने कराया था और कच्छप राजा का शासनकाल था 1055 से 1085। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, ये भारत में निर्मित एकमात्र वर्ताकार मंदिर है, जो कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े भारत में केवल एकमात्र ही वर्ताकार मंदिर हो। ठीक है। तीसरा है, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, जो कि गलत स्टेटमेंट है। 64 योगिनी मंदिर है, तो इसमें जो है कॉमन सेंस से हम बता सकते हैं कि ये वैष्णव पूजा पद्धति से संबंधित नहीं रहा होगा। इसका शक्ति पूजा या शाक्त संप्रदाय से संबंध है। इसका शक्ति पूजा या शाक्त संप्रदाय से संबंध है। ये मंदिर ग्वालियर से 40 किलोमीटर उत्तर में अवस्थित है, तो तीसरा भी गलत है। चौथा है, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। हाँ, ये बात सही है कि इसकी डिजाइन जो है, इसका डिजाइन भारतीय संसद से मेल खाता है, इसलिए ये लोकप्रिय धारणा बनी कि जो भारतीय संसद है वह इसी से जो है इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा सही है, 1 और 4। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था। तो ये था धोलावीरा। ये धोलावीरा की बात हो रही है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, अवस्थित था, और यह नगर 3 भागों में विभाजित था। इसमें वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, और इसमें एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड मिला है हमको, और इसमें एक स्टेडियम भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासनकाल था? तो गुप्त वंश का पतन हुआ था 550 एडी में, 550 ईस्वी के आसपास, और हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 से 647। ठीक है, तो इसके मध्य में हमको देखना है कि कौन कौन से उत्तर भारत में कौन कौन से राज्यों का शासन था। ओके, तो इसमें शासन था मगध और मालवा में उत्तर गुप्त शासन कर रहे थे। मगध में और मालवा में उत्तर गुप्त शासन कर रहे थे। मालवा के परमार शासन नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनका टाइम पीरियड था 11वीं 12वीं शताब्दी। थानेसर के पुष्यभूति, तो थानेसर के पुष्यभूति शासन कर रहे थे। थानेसर के वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति हैं। पुष्यभूति हैं। कन्नौज के मोखरी शासन कर रहे थे। देवगिरी के यादव शासन नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनका टाइम पीरियड था 12वीं शताब्दी का अंत और 13वीं शताब्दी। ठीक है, और वल्लभी की मैत्रक शासन कर रहे थे। तो 6 है, 5 4 3 5, ये कन्नौज के मोखरी हैं। 4 है, 3 है, 1 है, 2 नहीं है, 5 नहीं है। तो 1 3 4 6, 1 3 4 6, ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने अवस्थित थे? तो पहले चतुर्थांश का मतलब है 1625 तक, 1625 तक। तो ये केवल भरूच में कारखाना था इस समय तक अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, चिकाकोल और त्रिचिनोपोली में नहीं था। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया।
चिकाकोल एवं त्रिचिनोपोली का की चर्चा कर्नाटक युद्ध के दौरान पहली बार हमको मिलती है और कर्नाटक का युद्ध हुआ था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1740 में। चिकाकोल पर हैदराबाद का नियंत्रण था और त्रिचिनोपोली पर कर्नाटक के नवाब का नियंत्रण था। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी। तो जो पुर्तगाली लेखक है नूनीज तुलु वंश के शासक अच्युत देव राय के समय 1535 में विजयनगर आया था। नूनीज तुलु वंश के शासक अच्युत देव राय के समय 1535 में विजयनगर आया था और इन्होंने कहा कि उस समय महिलाएं कुश्ती में, ज्योतिष शास्त्र में, लेखाकरण में और भविष्यवाणी में निपुण थी। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, तो ए है, पिंगलई वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था, जो कि गलत स्टेटमेंट है। पिंगलई वेंकैया ने झंडे पर एक पुस्तक भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज लिखी थी और ये 1916 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। बी है, पट्टाभी सीतारमैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये भी गलत स्टेटमेंट है। सी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये सही बात है कि मदनपल्ली में, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली में रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था और ये समय है 1919 का, 1919 का। और डी है, मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल ओलकोट ने सबसे पहले यहाँ थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था, ये भी गलत बात है। जो थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय है ये 1882 में चेन्नई के पास अडियार में स्थापित किया गया था। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। 7वां है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। ठीक है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। तो इसमें 7th में पहला स्टेटमेंट सही है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में क्या था कि चंगेज खान ने ख्वारिज्म को रोन दिया था और उसका जो ख्वारिज्म का युवराज मांगबरनी सिंधु नदी पार करके जो है इल्तुतमिश के पास आया था, लेकिन इल्तुतमिश ने मांगबरनी की मदद करने से मना कर दिया था। तो ये बात सही है, लेकिन चंगेज खान ने सिंधु नदी पार नहीं की थी। ठीक है, तो ये बात सही है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था, एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी, ये स्टेटमेंट गलत है। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में और मोहम्मद बिन तुगलक 1351 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो दूसरा गलत है। तीसरा है, विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था, ये भी गलत है, क्योंकि देवराय द्वितीय का टाइम पीरियड था 1422 से 1426 और हमको पता है कि वास्को डी गामा केरल के तट पर आया था 1498 में। तो तीसरा भी गलत है, तो पहला सही है केवल। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में एक थे, जो कि सही बात है। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में एक थे। दूसरा है, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। नहीं, गलत बात है। संत फ्रांसिस जेवियर 1542 में गोवा आए थे, लेकिन उनकी मृत्यु चीन में हुई थी। ठीक है, तो फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में ना होकर चीन में हुई थी और यहाँ उनको समर्पित एक गिरजाघर है गोवा में, ये सही बात है। तीसरा है, गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। ठीक है, तो ये भी सही बात है। तो पहला सही है, तीसरा सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाई बाग निम्न जाति की सिविल विधि थी, जो कि गलत है। मिताक्षरा और दाई बाग दोनों हिंदू जाति की सिविल विधि थी, इसमें जो है निम्न ऊंची जाति और नीची जाति का उल्लेख नहीं हुआ है। मिताक्षरा और दाई बाग दोनों हिंदू जाति की सिविल विधि थी। ठीक है,
मिताक्षरा की रचना की थी विज्ञानेश्वर ने और दाई भाग की रचना की थी जीमूत वाहन ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाई भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। ये सही स्टेटमेंट है। पहला गलत है, दूसरा सही है। तीसरा है, मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। दाई भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। मिताक्षरा और दाई भाग दोनों में ही परिवार के महिला और पुरुष सदस्यों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार किया गया है। ठीक है। और जो दाई भाग है ये पूर्वी भाग में प्रचलित थी और जो मिताक्षरा है ये शेष भारत में प्रचलित थी, पूर्वी भारत को छोड़कर। ठीक है, तो इसमें दूसरा सही है केवल, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो भवभूति 8वीं शती के नाटककार थे और इनकी प्रमुख रचना है मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरित। और जो क्षेमेंद्र है ये कश्मीर के संस्कृत के लेखक हैं। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामायण मंजरी, भारत मंजरी और बृहत कथा मंजरी। ठीक है। हस्तिमल ने विक्रांत कौरव और सुभद्रा हरण सहित 8 नाटक लिखे हैं। जो हस्तिमल ने विक्रांत गौरव और सुभद्रा हरण सहित 8 नाटक लिखे हैं। और हस्तिमल होयसल साम्राज्य के प्रसिद्ध कन्नड़ कवि और नाटककार थे। तो ये तीनों कौन थे? ये नाटककार थे, ये तीनों नाटककार थे। इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 218 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।